हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खूब अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। बेटा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में इससे पहले हमने दो थ्योरियों को पढ़ा। आपने इससे पहले पढ़ा वर्नर थ्योरी और उससे पहले पढ़ा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर थ्योरी। इसके बाद में जब ये दोनों थ्योरीज फेल होने लगी तब आप एक नई थ्योरी आपने पढ़ी थी, वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर थ्योरी के बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। तो वर्नर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत अंतर हो गया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में एटॉमिक ओवरलैपिंग पर जोर देती है। वो ये बताती थी कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है और उस ओवरलैपिंग के थ्रू कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका एप्लीकेशन बहुत ही लार्ज है। उसकी सहायता से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से आप मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, मैग्नेटिक नेचर के बारे में, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में, इस तरह की कई जानकारियाँ, साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन और उसके ज्योमेट्री के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते थे, जबकि वर्नर थ्योरी इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं देती थी। ठीक है बेटा, तो वर्नर थ्योरी के फेल हो जाने के बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था, उसके जो एप्लीकेशन थे, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन को सपोर्ट करते थे। इसी क्रम में आज आप एक नई थ्योरी को पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। शॉर्ट में इसको बेटा CFT कहते हैं। एग्ज़ाम वगैरह में CFT करके भी पूछा जाता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मानना क्या था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशन क्या थे, उसके एजम्पशन क्या थे, इसके बारे में आज हम जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हैंस बेथे और जॉन विक नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिराइव किया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जस्ट अपोजिट थी और ये मानती थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये मानती थी कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड डेवलप होता है वो प्योरली आयनिक होता है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आपने पढ़ा कि वहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और साथ में साथ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी होती है। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो मानती थी कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में क्या होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच का नेचर जो होता है बॉन्ड का, वो आयनिक होता है। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी बताया कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स को इन्होंने बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसको आपने पहले भी पढ़ रखा है, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड को इन्होंने पॉइंट चार्ज लिगेंड कहा, जबकि न्यूट्रल लिगेंड को इन्होंने सिंपल डाइपोल लिगेंड के नाम से पहचाना। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिगेंड को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड। नेगेटिव और पॉजिटिव लिगेंड को पॉइंट चार्ज लिगेंड बोलते थे और न्यूट्रल लिगेंड को सिंपल डाइपोल लिगेंड बोलते थे। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एवरेज लिगेंड, इस तरीके से वहाँ पर लिगेंड क्लासीफाई किया गया था। जबकि यहाँ पर देखो बेटा, जो लिगेंड का क्लासिफिकेशन है बेसिकली चार्ज के ऊपर डिवाइड किया गया इसमें, नेगेटिव चार्ज लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। बेटा इन सारे एग्जांपल्स को आपने लिगेंड्स वाले लेक्चर में बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया गया, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों को पॉइंट चार्ज लिगेंड कहा गया और न्यूट्रल लिगेंड को सिंपल डाइपोल लिगेंड कहा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में इसमें इन्होंने एक एजम्पशन और डाला और इन्होंने ये बताया कि जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ या सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में रिपल्सन का हो बेटा कम से कम हो। फर्स्ट ईयर में चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ज्योमेट्री मेंटेन होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कही जा रही है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनके बीच में रिपल्सन कम हो, और जितना ही रिपल्सन कम होगा उतना ही क्या होगा, उनके अंदर स्टेबिलिटी भी जनरेट हो जाएगी। टेट्राहेड्रल
ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके की ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो उसी थ्योरी को फॉलो करती है कि लिगेंड्स जो आपस में हों वो सेंट्रल मेटल एटम से इस तरीके से लगे हों कि उनके बीच का रिपल्सन कम से कम। ठीक, तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया गया है सिल्वर साइनाइड का। यहाँ पर देखिए सिल्वर साइनाइड का एग्जांपल आपके पास है। इसमें सिल्वर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके दोनों तरफ लिगेंड जो कि साइनाइड लिगेंड है वो कैसे अरेंज हो रहे हैं बेटा, उनका जो परफेक्ट अरेंजमेंट है, जो प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि उनके बीच में रिपल्सन कम से कम है और वो 180 डिग्री पर प्रॉपर तरीके से अरेंज होते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। आप 90 डिग्री पे करके देखेंगे तो एक CN यहाँ है, दूसरा CN यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन क्रिएट हो सकता है, तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका एक जो महत्वपूर्ण एजम्पशन था उसमें ये था कि सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ लिगेंड इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्सन कम से कम। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट ये कहता है कि मेटल और लिगेंड, ध्यान देना बेटा, कि मेटल और लिगेंड के बीच में दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। इनका ये मानना था कि मेटल और लिगेंड के बीच में दो तरीके के फोर्सेस होंगे। कौन कौन से फोर्सेस होंगे बेटा, इसको देखो, समझो, बहुत ही आसान है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो रटने वाली परंपरा यहाँ नहीं चल पाएगी बेटा, सारा कुछ उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, मेटल और लिगेंड, यानी कि जो मेटल होगा और लिगेंड होगा उनके बीच में कैसा फोर्स होगा, दो तरीके का फोर्स होगा। पहला इन्होंने बताया अट्रैक्शन फोर्स। तो अट्रैक्शन किसके बीच में हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। अभी अभी आपको पहली लाइन में समझाया गया, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड को कंसीडर किया गया। जाहिर सी बात है चार्जेस होंगे, तो बेटा अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएंगे, देखिए पॉजिटिव चार्ज होगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर और नेगेटिव चार्ज स्पेशली होता है लिगेंड के ऊपर। नॉर्मली आपको पढ़ाया जा चुका है कि पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड बहुत ही रेयर केस में होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल मेटल एटम पर होगा और नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड होंगे, तो इनके बीच में कैसा फोर्स होगा बेटा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है। दूसरा देखो बेटा, यहाँ पर दूसरा इन्होंने हमारा रिपल्सन फोर्स क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो सेंट्रल मेटल एटम का ऑर्बिटल होगा, स्पेशली जो डी ऑर्बिटल होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा और जो लिगेंड्स होंगे, क्योंकि लिगेंड्स के ऊपर भी क्या सकता है, मान लो नेगेटिव लिगेंड यहाँ दिया जाएगा, तो नेगेटिव लिगेंड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज और सेंट्रल मेटल एटम में जो दो डी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो भी डी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स होता है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो कि सेंट्रल मेटल एटम के होंगे और लोन पेयर लिगेंड के बीच में जो बेसिकली नेगेटिव चार्ज लोन पेयर लिगेंड्स होंगे, उनके बीच में कैसा फोर्स होता है, रिपल्सन फोर्स। तो इस बेसिस पर इन्होंने बताया कि नॉर्मली सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में दो तरीके के फोर्स काम करेंगे। कौन कौन से बेटा, एक अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। पॉजिटिव किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। नेगेटिव किसके साथ, नॉर्मली लिगेंड के साथ। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। दूसरा देखो रिपल्सन फोर्स, यहाँ पर रिपल्सन इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज और लिगेंड पर भी नेगेटिव चार्ज, स्पेशली नेगेटिव लिगेंड के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पर उनके बीच में कैसा फोर्स क्रिएट होगा, रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा। तो माना गया कि नॉर्मली दो तरीके के फोर्स सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं इसका अगला एजम्पशन क्या है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें ये बताया गया है कि जब कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करता है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। अगर यहाँ पर आप ध्यान नहीं देंगे तो नुकसान हो सकता है आपका। इसमें ये कहा जा रहा है कि लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच करता है, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दो मेन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल एंड एक्सियल ऑर्बिटल। बात समझ में आई, क्यों टूटता है, कैसे टूटता है, फिर बताया जाएगा आपको। यहाँ पे इतना समझिए कि जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बढ़ता है, बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड बनाने का प्रयास करता है, तो वहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल एंड एक्सियल ऑर्बिटल। अब इसको एक फिगर के थ्रू आपको समझा रहे हैं यहाँ पे।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फिगर ड्रा किया गया बेटा। देखो ये हमारा डी ऑर्बिटल है, अभी सब आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। डी ऑर्बिटल है, 5 खाने होते हैं इसमें देखिए कौन कौन से होते हैं बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, डबल डम्बल, ठीक है। एस का कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी का कैसा होता है, डम्बल्ड होता है। और डी का कैसा होता है, डबल डम्बल्ड होता है। एफ का कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। एस में कितने, 1, पी में कितने, 3 भाग, डी में कितने, 5 भाग, एफ में कितने, 7 भाग, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये एक सिंपली डी ऑर्बिटल है जिसमें इतने शेल होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब जब कोई भी लिगेंड इसकी तरफ अप्रोच करता है तो 2 भाग में टूट जाएगा। जाहिर सी बात है, जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल होंगे, जो एक्सिस पे पाए जाएंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, और जो एक्सिस के अगेंस्ट होंगे या एक्सिस पर नहीं पाए जाएंगे वो एक तरफ हो जाएंगे। यहाँ पर देखो बेटा, एक्स वाई का मतलब ये एक्स और वाई के बीच में होगा, यानी कि एक्सिस में नहीं है। वाई जेड का मतलब ये वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा, इसलिए एक्सिस पे नहीं है। जेड एक्स का मतलब ये जेड और एक्स के बीच में होगा, इसलिए एक्सिस पर नहीं है। तो चूँकि एक्सिस पे नहीं है, इसलिए इन तरीके के ऑर्बिटल को हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, यहाँ पर इसका एक स्पेशल नेम रखा गया है जिसको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। T2G को हम ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। साथ ही साथ इसका नाम होता है 3-fold डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, तो यहाँ किस भाग में टूट गया, 2 भाग में टूटा। एक 3 पार्ट में चला गया और एक 2 पार्ट में चला गया। 3 पार्ट में कौन कौन गया, जो एक्सिस पर नहीं थे। 2 पार्ट में कौन गया, जो एक्सिस पे थे। एक्सिस पे 2 ही हमारे पास हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो बेटा ये 3 पार्ट टूटा है, इसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, क्योंकि ये एक्सिस के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम हो जाएगा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। और अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यहाँ पर बन गया है, जिसको हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। इसका नाम होता है ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल या 3-fold डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है भाई। इसी तरह से जो दूसरा सेक्शन होता है, इसमें 2 मेन भाग होते हैं, उसको हम बोलते हैं EG ऑर्बिटल या डबली डीजनरेट ऑर्बिटल इसका नाम होता है, या आप एक नाम और बता सकते हैं 2-fold डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है भाई, समझ में आएगा इतनी बात। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी भी आपसे बात हुई थी कि 2 भाग में टूटता है, कैसे टूटता है, कौन सा पार्ट ऊपर होगा, कौन सा पार्ट नीचे होगा, इसके बारे में आपको जानकारी आपको दी जा रही है आगे। चलिए अब हम देखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है, इसको ज़रूर ध्यान से देखिए। कैसे टूटता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, और आपके बोर्ड में तो है ही। यहाँ पर देखो बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल का टूटना। तो डी ऑर्बिटल के टूटने को हम 2 केस में जस्टिफाई करेंगे। पहला हमारा होगा इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड ये आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। इसका एग्जांपल SF6 एक सिंपल एग्जांपल ले चल रहे हैं। यहाँ पर बेटा देखो, ये जो अरेंजमेंट है ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड का है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में अगर आप देख रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 यहाँ पर लिगेंड आपको दिखाई पड़ेंगे। ये 6 स्थान आप देख रहे हैं, जो 6 प्लेसेज आप पॉइंट देख रहे हैं, ये किसके लिए बेटा, ये लिगेंड्स के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिगेंड्स प्रॉपर तरीके से आके एडजस्ट हो जाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल केस में क्या हो रहा है, लिगेंड्स यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लिगेंड्स हैं जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब इसमें कैसा होता है, जब नॉर्मल तरीके से रहता है तो उसको नॉर्मल स्टेज बोलते हैं। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, स्प्लिटिंग का बता रहे रीजन क्या है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी धीमे धीमे, यानी कि डी ऑर्बिटल की एनर्जी धीमे धीमे बढ़ना शुरू करती है, और उस अवस्था को बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। जब लिगेंड बेटा अप्रोच कर जाता है तो ये ऑर्बिटल 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑक्टाहेड्रल केस में क्या हो रहा है, देखिए ऑक्टाहेड्रल केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये लिगैंड और इस लिगैंड के बीच में 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ इसके बीच में 90 डिग्री बन रहा देख रहे होंगे। अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें और इसको जेड एक्सिस मान लें, तो आप देख रहे होंगे लिगैंड कहाँ पर बन रहे हैं, लिगैंड कहाँ पर आ रहे हैं। सारे लिगैंड्स क्या हैं, एक्सिस पर ही तो हैं। यानी ऐसा ऑर्बिटल जो एक्सिस पर होगा उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। सभी लोग ध्यान से देखें बेटा, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में जो लिगैंड्स हैं वो लिगैंड्स ऑन द एक्सिस अप्रोच करते हैं। ये एक्सिस पर ही अप्रोच कर रहे हैं। देखो ये जेड एक्सिस पर एक लिगैंड चला जा रहा है। अगर इसके 90 डिग्री पर देखेंगे तो ये वाई एक्सिस पर एक लिगैंड लगा हुआ है। फिर इसके 90 डिग्री पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर भी एक लिगैंड लगा हुआ है। तो अगर ये एक्स है तो एक्स डैश है, ये जेड है तो जेड डैश है, ये वाई है तो वाई डैश है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल जो फील्ड्स होती है उसमें हर एक लिगैंड एक्सिस पर ही अप्रोच करता है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा एक्सियल ऑर्बिटल होगा, अब इससे पहले आपको बताया गया है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जैसे ही एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी वो हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर जाएगा और जो नॉन एक्सियल होगा वो लोअर एनर्जी लेवल की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जो स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो कुछ इस तरीके से होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से होती है कि एक्सियल ऑर्बिटल ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई है, और नॉन एक्सियल नीचे की तरफ चले आते हैं। देखो सिंबल, यहाँ पर इसको EG बोलते हैं, यहाँ पर इसको T2G बोलते हैं। और एक बात, दूसरी बात देखिए, ये यहाँ पर दो ऑर्बिटल जो स्प्लिट ऑर्बिटल उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं। डेल्टा एनर्जी के लिए और O ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी गैप को हम डेल्टा O से डिनोट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ऐसा मिड प्लेस होगा जहाँ पर डेल्टा O या एनर्जी लेवल का मान क्या होता है, 0 होता है। उसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। एक चीज़, दूसरी चीज़ देखिए, जो हमारा एक्सियल ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी होती है +0.6 DQ। DQ का फुल फॉर्म क्या होता है, DQ यहाँ पर होता है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ DQ। तो DQ का मतलब होता है डिफरेंशियल ऑफ क्वांटा, जो एनर्जी के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी +0.6 DQ, प्लस जान रहे हैं क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसलिए प्लस। और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी हो जाएगी बेटा -0.4 DQ। अब 0.6 और 0.4 कैसे असाइन किया गया है ये बहुत ही लंबी कहानी होगी, इसके लिए हम बाद में डिस्कशन करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग आप देख रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल टाइप की स्प्लिटिंग है बेटा। और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में जो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और नॉन एक्सियल की एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, एक्सियल ऊपर की तरफ और नॉन एक्सियल नीचे की तरफ। एक्सियल की वैल्यू +0.6 DQ और नॉन एक्सियल की वैल्यू -0.4 DQ। दोनों के एनर्जी गैप को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा O से डिनोट करते हैं। और एनर्जी गैप के मिड प्लेस को की जो वैल्यू होती है उसको हम 0 बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर, ठीक है। यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होती है वो क्यों इस तरीके से होती है उसको समझने के लिए फिर एक बार फिगर देख लीजिए बेटा। ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस ही अरेंज हैं। इसलिए जो एक्सिस वाले एक्सियल पार्ट वाले जो हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं वहाँ पर लिगेंड का अप्रोच ज़्यादा होता है और उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो दो भाग में टूट जाते हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल। बात समझ में? ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसे स्प्लिटिंग होती है। अब हम आगे बात करेंगे टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है। चलिए उसको देखा जाए। चलो बेटा अब यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल फील्ड, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता था, टेट्राहेड्रल, ये सब बहुत बार आप लोगों ने रटा होगा। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमने आपको यहाँ पर एक बना के दिखा दिया है। और यहाँ पर देखिए लिगेंड 1 2 3 4 लिगेंड हमने सेट कर दिए हैं, उनके बीच में दूरी आपको दिखाई जा रही है। अब टेट्राहेड्रल में कैसे अप्रोच करता है लिगेंड, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे होती है समझ लीजिए। ये तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हमको इसको एक्सेस के फॉर्म में दिखाना होगा इस स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो इसको एक्सेस के फॉर्म में दिखाने के लिए क्यूब में सेट किया हमने। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को एक क्यूब के फॉर्म में दिखाया गया है ताकि आपको एक्सेस क्लियर हो सके।
यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक क्यूब बन गया है, ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका जेड एक्सिस और वाई एक्सिस आपके स्क्रीन की तरफ है। आप जब इसको ध्यान से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, उस समय आपकी तरफ कौन सा एक्सिस आएगा? वाई एक्सिस। इसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर इसकी व्यवस्था नहीं है, 3D फिगर नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और सामने इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपके सामने की तरफ क्या आ जाएगा? वाई एक्सिस आ जाएगा, आपके सामने आएगा बेटा वाई एक्सिस। अब इसमें एज्यूम कीजिए ये वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। देखो इसको ऐसे घुमा के देखो, अगर हम पूरी कॉपी को ऐसे घुमा दें तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही तो बेटा, तो वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसको एक्सिस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसे क्यूब के फॉर्म में सेट करना पड़ा है। ठीक है, देखो ये एक क्यूब के फॉर्म में सेट हो गया है। तो यहाँ पर देखो ये मेटल है, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, और यहाँ पर देखो बेटा एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। ज़रा आप सोच के बताइए, क्या लिगेंड यहाँ पर एक्सिस पे आ रहे हैं? आप लोग ज़रा दिमाग लगाइए, ज़रा सा सोच के बताइए। यहाँ पर जेड एक्सिस है, थोड़ा सा इसको डार्क कर दे रहे हैं। आप लोग ज़रा सोच कर बताओ बेटा लोग कि क्या लिगेंड इसमें एक्सिस पर आ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, ट्राई कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। किसी विज्ञान बालक ने बताया नहीं आ रहे हैं। देखो कैसे, देखो इसी को समझ लीजिए, एक्स और जेड के बीच में लिगेंड है। ठीक है, अगर हम वाई को एजम्पशन करें कि वाई हमारी तरफ है तो एक्स और वाई के बीच में लिगेंड है, इसी तरह जेड और वाई के बीच में लिगेंड है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं वो कहाँ है बेटा? एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग कैसे होगी मेरे बच्चे? यहाँ पर स्प्लिटिंग ऐसे हो जाएगी कि ऐसे ऑर्बिटल जो एक्सिस पर नहीं होंगे, यानी नॉन एक्सियल होंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पर बढ़ जाएगी। जैसे वहाँ पे एक्सियल का बढ़ा था, तो क्यों बढ़ा था उसको बताया गया। अब यहाँ पे नॉन एक्सियल का बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा इसको हमने समझाया फिगर से। ठीक है, अगर दिमाग होगा तो फिगर से आप एग्जैक्टली समझ चुके होंगे। यहाँ पर सेम तरीका होगा। अब नॉन एक्सियल हमने आपको बताया 3 पार्ट होते हैं, ये ऊपर की तरफ चले गए, ये नीचे की तरफ चले आए, इनके बीच में जो मिड पॉइंट होता है वो वेरी सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा टी लिखेंगे, टी टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करेगा, ये T2G पार्ट होगा और ये EG पार्ट होगा। अब एनर्जी कैसे आप रखेंगे? अब एनर्जी जो T2G वाली थी वहाँ पर -0.4 DQ थी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी T2G की एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी? +0.4 DQ। ठीक है भाई, और EG की क्या हो जाएगी? नीचे आ गया, एनर्जी कम हो गई, जाहिर सी बात है -0.6 DQ। इस तरीके से हम इसके एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है। वीडियो के बाद 2 बार ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से बोर्ड की तैयारी कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, ओके।